या अल्लाह, ये शहरयार अभी ना उठे वरना तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। जीनत ने दिल ही दिल में दुआ की और सांस रोक ली। वो दबे कदमों शहरयार सिकंदर के वसी कमरे में दाखिल हुई। कमरा नीम तारीक था और एसी की ठंडक उसके नंगे पाँव में सनसनी पैदा कर रही थी। शहरयार सिकंदर बेड पर औंधे मुंह और शर्टलेस सो रहा था। उसकी चौड़ी मजबूत पुश्त किसी सोए हुए शेर की तरह पुरसुकून मगर पुरहैबत थी। जीनत का दिल किसी खौफजदा परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने एहतियात से शहरयार सिकंदर का लैपटॉप साइड टेबल से उठाया। वो शहरयार से 9 बरस छोटी थी, उसके निकाह में थी। ये निकाह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था, जो 4 साल कबल अस्पताल के एक उदास कमरे में बरपा हुआ था। उसकी माँ की आखिरी सांसों के साथ ये रिश्ता बंध गया था। शहरयार ने आज तक उससे एक लफ्ज़ भी नरमी से नहीं बोला था। वो उसके लिए शौहर नहीं, बल्कि एक जालिम सख्तगीर सरपरस्त साबित हुआ था, जिसकी मौजूदगी से ही उसकी रूह काम जाती थी। वो लैपटॉप उठाए पंजों के बल चलती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उसने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में उसकी धमक महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से वो शिकायती ईमेल तलाश की जो उसके कॉलेज के सख्त मिजाज प्रोफेसर ने शहरयार सिकंदर को भेजने की धमकी दी थी। ईमेल इनबॉक्स में सबसे ऊपर ही था। उसने कांपते हाथों से डिलीट का बटन दबाया और फिर तसल्ली के लिए ट्रैश से भी उसे हमेशा के लिए हज़फ कर दिया। उसने एक लंबा सुख का सांस लिया। मिशन कामयाब हो गया था। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराती हुई पलटी की उसकी मुस्कुराहट की वजह जम गई और वो सांस हल्क में अटक गया। सामने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर शहरयार सिकंदर सीने पर हाथ बांधे झुका हुआ खड़ा जीनत को ही देख रहा था। उसकी गहरी सी आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक सर्द शिकार को दबोचने वाली चमक थी। मैं जीनत की जबान तालू से चिपक गई। वो मजीद घबराई जब शहरिया लंबे डग भरता उसके करीब आया और उसे दीवार के साथ लगा दिया। उसका कदावर वजूद जीनत के गिर्द एक आहनी हिसार बना चुका था। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे चकमा दे सकती हो जीनत? उसकी आवाज़ सरगोशी से भी ज्यादा गहरी और खौफनाक थी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी कुछार में आओगी, अपना काम करोगी और मैं सोता रहूंगा? ये खौफ, ये दहशत उसकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनी? उसकी कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी। वो 10वीं जमात की एक शौक और चंचल लड़की थी, जिसकी दुनिया अपनी माँ और सहेलियों तक महदूद थी। फिर अचानक उनकी छोटी सी दुनिया पर कयामत टूट पड़ी। उसकी माँ मैमूना बेगम को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मैमूना बेगम को अपनी फिक्र नहीं थी। उन्हें अपनी इकलौती बेटी जीनत की फिक्र खाई जा रही थी, जो उनके बाद इस दुनिया में तन्हा रह जाती। उनकी सबसे अजीज सहेली अफसाना बेगम, जो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेवा और शहरयार की माँ थी, उनकी अयादत के लिए अस्पताल आईं। मैमूना बेगम ने रोते हुए उनका हाथ थाम लिया। अफसाना, मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? ये दुनिया बहुत जालिम है, इसे नोच खाई जाएगी। अफसाना बेगम ने उन्हें तसल्ली दी। वो मेरी भी बेटी है मैमूना, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं अफसाना, मैमूना ने नफ़ी में सर हिलाया। लोग 1000 बातें बनाएंगे, मैं मर कर भी अपनी बेटी पर कोई हर्फ नहीं आने देना चाहती। ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो अफसाना। अपनी बेटी को मेरे बेटे के निकाह में देकर इसे अपने घर की इज्जत बना लो। शहरयार से इसका निकाह कर दो। ये सुनकर अफसाना बेगम शशतर रह गईं। शहरयार, जो अपनी मर्जी का मालिक और सख्त गिर मिजाज था, वो इस रिश्ते के लिए कभी न मानता, लेकिन अपनी मरती हुई सहेली की आखिरी ख्वाहिश को वो रद्द भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने फौरन शहरयार को फ़ोन करके अस्पताल बुलाया। शहरयार जब अस्पताल पहुंचा और उसे अपनी माँ की बात का इल्म हुआ तो उसने साफ इनकार कर दिया। अम्मी अब होश में तो हैं, वो मुझसे 9 साल छोटी है, एक बच्ची है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी सहेली की आखिरी ख्वाहिश है शहरयार, वो मर रही है। अफसाना बेगम ने रोते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं। माँ के आंसू और जिद के आगे शहरयार बेबस हो गया। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए हाँ कर दी। अस्पताल के कमरे में ही काजी को बुलाया गया। जीनत, जो अपनी माँ की हालत पर पहले ही रो रो कर निढाल हो गई थी, उसे जब बताया गया कि उसका निकाह हो रहा है तो वो सत्ते में आ गई। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, अम्मी आप क्या कर रही हैं? ये तुम्हारे भले के लिए है बेटी, मैमूना ने खांसते हुए कहा। शहरयार ने पत्थर जैसे तासुरात के साथ निकाह के बोल अदा किए और फिर फौरन ही बिना किसी से एक लफ्ज़ कहे अस्पताल से बाहर निकल गया। ये निकाह उसके लिए बस एक ज़बरदस्ती का बंधन था, जिसे वो कभी नहीं निभाना चाहता था। इस निकाह के चंद घंटे बाद ही जीनत की माँ का इंतकाल हो गया। वो अपनी माँ की लाश से लिपट कर रोती रही। तदफीन के बाद अफसाना बेगम उसे अपने महलनुमा घर
सिकंदर विला ले आईं। जिस दिन जीनत की मां की तदफीन हुई उसी शाम शहरयार सिकंदर 2 साल के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। जैसे वो इस जबरी रिश्ते और इससे जुड़ी हर याद से भाग जाना चाहता था। जीनत इस वसी घर में अपनी तन्हाई और एक अनजाने मुस्तकबिल के खौफ के साथ अकेले रह गई। शहरयार के जाने के बाद सिकंदर विला की बुलंद बाला दीवारें जीनत को काटने को दौड़ती थी। अफसाना बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने उसे अपनी मां की कमी महसूस ना होने दी और पूरी कोशिश की, लेकिन जीनत के दिल का जख्म बहुत गहरा था। वो अक्सर अपनी मां को याद करके रोती रहती। उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। वो जो पहले एक अच्छी तालिबा थी, अब किताबें उसे दुश्मन लगने लगी थीं। उसने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। जब रिजल्ट आया था तो वो बमुश्किल 2nd डिवीजन में पास हुई थी। तो उसने अफसाना बेगम से साफ कह दिया कि मामी, मुझे आगे नहीं पढ़ना, मेरा दिल नहीं लगता। अफसाना बेगम ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया। बेटा, ऐसे नहीं कहते, तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं क्या करूं? जीनत ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा। अफसाना बेगम मुस्कुराईं। तुम्हें पता है, शहरयार को पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और खुद एतमाद लड़कियां बहुत पसंद है। वो कहता है तालीम इंसान को शऊर देती है। ये सुनकर जीनत ने फौरन फैसला बदल लिया। उसके नौउम्र दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश छिपी थी कि शहरयार उसे पसंद कर ले। शायद अगर वो पढ़ लिख जाए तो उसे पसंद करने लगे। इसी उम्मीद पर उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन उम्मीद के सहारे पढ़ाई नहीं होती। जीनत का लाउबालीपन और शरारती तबीयत कॉलेज जाकर मजीद निखर गई। किताबों से उसकी दुश्मनी बरकरार रही। जब भी कॉलेज में कोई टेस्ट होता हो, अपनी क्लास की सबसे लायक लड़की हिरा की मिन्नत समाजत करके उसके पेपर से नकल कर लेती। शुरू में तो हिरा इनकार करती, लेकिन जीनत की मासूम सूरत और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो हर बार इसे अपना पेपर दिखा देती। उसकी शरारतें सिर्फ नकल तक महदूद नहीं थी, वो कॉलेज की सबसे बड़ी आफत थी। कभी वो अपनी सख्त मिजाज प्रोफेसर मिस नाजली की कुर्सी पर च्युइंगम लगा देती, तो कभी फिजिक्स लैब में सोए हुए ढांचे को रात के अंधेरे में कॉरिडोर में खड़ा कर देती, जिसे देखकर सुबह चौकीदार डर के मारे बेहोश हो गया था। उसके खास के लड़कियां उससे तंग थी, क्योंकि वो हर एक को कोई न कोई नाम दे देती और फिर इसी नाम से छेड़ती। उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी मिस नाजली से थी, जो उसे हर वक्त डांटती रहती थी। जीनत, तुम इस कॉलेज के लिए एक बदनुमा दाग हो। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास का माहौल खराब होता है, वो अक्सर कहती। जीनत आगे से मासूमियत से कहती, मिस, मैं तो बस सबके हंसाने की कोशिश करती हूँ, आप भी हंसा करें, आप पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। उसका ये जवाब सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ती और मिस नाजली का पारा मजीद चढ़ जाता। अफसाना बेगम उसकी शिकायतों से वाकिफ थी, लेकिन वो उसे प्यार से समझाती और जीनत हर बार वादा करती कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी, और फिर अगले ही दिन कोई नई शरारत कर देती। वो जानती थी कि जीनत के अंदर माँ के मरने का जो खला है, उसे इन शरारतों से भरने की कोशिश करती है। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। जीनत अब 2nd ईयर में थी। उसकी शरारतें और पढ़ाई से फरार का सिलसिला वैसे ही जारी था। अफसाना बेगम अक्सर बीमार रहने लगी थी। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था, जिसकी वजह से वो जीनत पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती थी। और फिर वो दिन आ गया जब शहरयार सिकंदर अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा था। अफसाना बेगम बहुत खुश थी। उन्होंने पूरे घर को सजवाया। जीनत के दिल में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। वो खुश भी थी और डरी हुई भी। क्या शहरयार बदल गया होगा? क्या वो अब मुझसे ठीक से बात करेगा? जिस दिन शहरयार को एयरपोर्ट से वापस आना था, उसी दिन जीनत अपनी तमाम तर फिक्रों को भुलाकर अपने पड़ोस के बंगलों से बच्चों को इकट्ठा करके सिकंदर विला के वसीह लॉन में क्रिकेट खेल रही थी। उसने जीन्स और एक ढीली सी टी-शर्ट पहन रखी थी और बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी। वो पूरी तरह खेल में मगन थी। उसने एक जोरदार शॉट लगाई। उसी वक्त हवेली का बड़ा गेट खुला और एक चमकती हुई स्याह मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पोर्च में रुकी और ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोला। शहरयार सिकंदर, जो पहले से कहीं ज्यादा वजीह और पुरकशिश लग रहा था, 3 पीस सूट में मलबूस गाड़ी से बाहर निकला। इससे पहले कि वो घर के अंदर कदम रखता, क्रिकेट की तेज रफ्तार बॉल सीधी हवा में उड़ती हुई आई और उसके सर के पिछले हिस्से पर लगी। आह! उसके मुंह से तकलीफदेह आवाज निकली और वो अपना सर पकड़कर रह गया। जब जीनत ने देखा कि बॉल किसको लगी है, तो उसकी आंखें खौफ से फैल गई। वो शहरयार सिकंदर था। उसका रंग फक हो गया। वो बैट वहीं फेंककर बिजली किसी तेजी से बंगले के अंदर भागी। रुको! शहरयार ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उसने जीनत को भागते हुए देख लिया था।
وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پیچھے لپکا اور اس سے پہلے کہ وہ اندر پہنچتی اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے زینت کو بازو پکڑتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ یہ گھر ہے یا کھیل کا میدان؟ اور تمہارا حلیہ کیا ہے؟ اس کی نظریں زینت کی جینز اور ٹی شرٹ پر تھی۔ زینت کی تو جیسے زبان ہی گنگ ہو گئی۔ 2 سال بعد اس کا استقبال اس طرح ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواب دو! شہریار کی دہاڑ پر وہ کانپ گئی۔ میں کھیل رہی تھی۔ تو کیا گھر کے اندر کھیلا جاتا ہے؟ اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ؟ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ شرم نام کی کوئی چیز تم میں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اندر چلا گیا۔ زینت وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس کے دل میں جو چھوٹی سی امید جاگی تھی وہ پہلے ہی لمحے میں ٹوٹ کر کرچی گرچی ہو گئی۔ شہریار سکندر نہیں بدلا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور ظالم ہو گیا۔ شہریار سکندر کی واپسی نے سکندر ولا کی پرسکون فضا میں ایک تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ گھر تو آ گیا تھا لیکن اس کا رویہ سب کے ساتھ اور خاص طور سے زینت کے ساتھ انتہائی سرد اور فاصلے والا تھا۔ وہ دن بھر اپنے آفس یا میٹنگز میں مصروف رہتا، رات کو دیر سے گھر لوٹتا۔ اس نے زینت سے کرکٹ والے واقعے کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی زینت کو خوفزدہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ زینت نے بھی اپنی شرارتیں کافی حد تک کم کر دی تھی۔ وہ کوشش کرتی کہ اس کا شہریار سے سامنا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے گھر آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور سب اس کے جانے کے بعد باہر نکلتی۔ افسانہ بیگم اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان اس سرد جنگ کو محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار شہریار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اس طرح اجنبیوں جیسا سلوک مت کرو۔ امی پلیز، شہریار نے بیزاری سے جواب دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا؟ میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ میرے لیے وہ اب صرف آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر افسانہ بیگم کا دل دکھتا لیکن وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کو منانا آسان نہیں ہے۔ کچھ ہفتوں بعد افسانہ بیگم کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اس وجہ سے زینت کے کالج میں ہونے والی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، جس میں شرکت لازم تھا، ایک مسئلہ بن گیا۔ آنٹی، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گی، میں کہہ دوں گی آپ بیمار ہیں۔ نہیں بیٹا، افسانہ بیگم نے کمزوری سے کہا، یہ لازمی ہے۔ تمہاری پروفیسر مس نازلی نے خاص طور پر فون کیا ہے۔ وہ تمہاری پڑھائی کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ زینت کو فکر ہوئی۔ شہریار جائے گا، افسانہ بیگم نے فیصلہ سنایا۔ یہ سننا تھا کہ زینت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، وہ نہیں جائیں گے مامی، پلیز، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں اسے بات کروں گی۔ افسانہ بیگم نے شہریار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ساری تفصیل بتائی۔ شہریار نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ امی، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میری کمپنی کا کتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یہ فضول کام نہیں ہے شہریار، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نہیں گئے تو میں خود اس حالت میں جاؤں گی۔ پھر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ ماں کی دھمکی کے آگے شہریار کو ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا تو زینت نے کہا کہ وہ روز روز نہیں جا سکتی۔ اگلی بار جب بھی میٹنگ ہوئی تو وہ نہیں جائے گا۔ اس نے غصے سے ہاں کر لی۔ اگلے دن جب شہریار اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں زینت کو لے کر کالج کی طرف جا رہا تھا تو گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ زینت ڈر کے مارے سیٹ سے چپکی بیٹھی تھی اور شہریار کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کالج پہنچ کر وہ سیدھا پرنسپل کے آفس گئے اور پھر انہیں مس نازلی کے پاس بھیج دیا گیا۔ مس نازلی جو زینت سے پہلے ہی بہت تنگ تھیں، شہریار جیسے وجیح اور باعزت شخص کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے مروب ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے شکایت کا ایک لامتناہی دفتر کھول دیا۔ مسٹر سکندر، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیوی اس کالج کے سب سے غیر ذمہ دار اور بدتمیز طالبہ ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ نہ تو پڑھتی ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتی ہے۔ کلاس میں ہر وقت باتیں کرنا، دوسری لڑکیوں کو تنگ کرنا اور اساتذہ کا مذاق اڑانا ان کا معمول ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے فزکس لیب کے ڈھانچے پر میرے نام کی تختی لگا دی۔ شہریار کا چہرہ ہر شکایت کے ساتھ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ زینت جو پاس ہی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مس نازلی نے شکایت کی طویل فہرست ختم کرتے ہوئے کہا، اگر ان کا یہ
रवैया रहा तो मुझे उन्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा और मैं ये ईमेल आपको भेजने पर मजबूर हो जाऊंगी। शेरियार ने एक लफ्ज भी न बोला। वो अपनी बीवी के उन कारनामों पर शर्मिंदा था और बर्दाश्त कर रहा था। उसने सर्द आह भरी और मिस नाज़ली का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल गया। जीनत इसके पीछे दबे कदमों चल रही थी। वो शेरियार के गुस्से की आतिशफिशा के फटने का इंतजार कर रही थी। तुम यहाँ सड़क पर खड़े क्या कर रही हो? गाड़ी में बैठो, शेरियार ने गाड़ी के पास पहुंचकर सर्द और सख्त लहजे में कहा। जीनत खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई। शेरियार ने गाड़ी चलाई और तकरीबन आधे घंटे के सफर में जीनत हर लम्हा खौफ में रही। जब वो सिकंदर ओला पहुंचे, शेरियार ने गाड़ी गेट पर रोकी। ये लैपटॉप अभी इसी वक्त ड्रेसिंग रूम से उठाओ और मेरे कमरे में लाओ, उसने सर्द और बेतासुर लहजे में हुक्म दिया। जीनत के मुंह से कोई आवाज न निकली। इसके दिल में दहशत समा गई। इसे लगा कि मिस नाज़ली की शिकायती ईमेल जो उसने डिलीट कर दी थी शेरियार के हाथ लग चुकी है। वो कांपती हुई बाहर निकली और कंबल से लैपटॉप उठाया और शेरियार के कमरे में रख दिया। वो फौरन भागना चाहती थी, लेकिन शेरियार ने दरवाज़ा बंद किया और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हें क्या लगा जीनत? तुम मुझे चकमा दे सकती हो? इसका गुस्सा अब इंतहा पर था। जीनत की ज़बान गुंग हो गई। इसे वही खौफनाक मंजर दोबारा याद आया। इससे अगली बात वो थी जो पहले ही स्कैन पर बयान हुई है। रवैया रहा तो मुझे उन्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा और मैं ये ईमेल आपको भेजने पर मजबूर हो जाऊंगी। शेरियार ने एक लफ्ज भी न बोला। वो अपनी बीवी के उन कारनामों पर शर्मिंदा था और बर्दाश्त कर रहा था। उसने सर्द आह भरी और मिस नाज़ली का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल गया। जीनत का बाजू पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ उन्हें कमरे से बाहर ले आया। गाड़ी में बैठते ही वो इस पर फट पड़ा। तो ये गाल खुला रही हो तुम कॉलेज में? इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि जीनत कांप गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? लोग क्या सोचते होंगे कि शेरियार सिकंदर की बीवी एक जोकर है। वो मैं मजाक में। बकवास बंद करो। वो देवड़ा यह आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा तुम्हारी कोई एक भी शिकायत मुझ तक पहुंची तो मुझसे बारा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगा, समझी तुम जीनत? जीनत ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। घर पहुंचकर वो सीधी अफसाना बेगम के कमरे में गई और उनके गिले लगकर फूट फूट कर रो दी। मामी, वो मिस नाज़ली बहुत बारी है। वो मुझसे दुश्मनी करती हैं। मैंने कुछ नहीं किया। वो जानबूझकर शेरियार के सामने मुझे जलील कर रही थी। उसने झूठ मूठ के आंसू और मासूमियत का सहारा लिया। अफसाना बेगम उसकी बातों में आ गई। जब शेरियार उनके कमरे में आया तो उन्होंने उसे डांटा। तुमने मेरी बच्ची को डांटा। कसूर उस टीचर का है और तुम उसे सुना रहे हो। वो पहले ही इतनी सहमी हुई रहती है। शेरियार माँ के सामने बेबस हो गया। गुस्से से पीर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। जीनत ने आंसुओं के पीछे से इसे जाते हुए देखा और एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। वो इस बार तो बच गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सुकून आर्जी है। शेरियार सिकंदर अब इसकी हर हरकत पर नजर रखने वाला था। इस दिन के बाद से शेरियार ने जीनत पर मजीद सख्तियां आयद कर दें। इसने घर के मुलाजमीन को हिदायत की कि जीनत की हर हरकत की खबर उससे दी जाए। इसका कॉलेज जाना, इसके दोस्तों से फोन पर बात करना, सब कुछ शेरियार की नजर में था। जीनत को लगा जैसे वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो गई है, जहां हर तरफ पहरेदार मौजूद हैं। इसका लालिफाबाली पहना अब खौफ में बदलता जा रहा है। शेरियार अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट में बारी तरह मसरूफ था। वो अक्सर रात गए तक काम करता और बाज़ औकात घर पर भी ऑफिस की फाइलें ले आता। इसका कमरा इसकी सल्तनत थी, जहां किसी को भी
हता कि मुलाजमीन को भी इसकी इजाज़त के बगैर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। एक शाम शेरियार किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए जल्दी में घर से निकला। वो अपनी सबसे अहम प्रोजेक्ट फाइल, जिस पर महीनों की मेहनत थी, गलती से अपने कमरे में भूल गया। मीटिंग के दौरान जब उसे फाइल की ज़रूरत पड़ी तो इसने अपने पर्सनल असिस्टेंट को फ़ोन किया और इसे फ़ौरन घर से फाइल लाने का हुक्म दिया। असिस्टेंट जब सिकंदर ओला पहुंचा तो उसने अफसाना बेगम को शेरियार का पैगाम दिया। अफसाना बेगम ने जीनत को बुलाया। बेटा, ज़रा शेरियार के कमरे से वो नीली फाइल ला दो, इसका असिस्टेंट लेने आया है। जीनत का दिल धक से रह गया। मामी, अब जानती हैं, इसने मुझे अपने कमरे में जाने से मना किया है। अरे, मैं कह रही हूं ना, वो काम की फाइल है, बहुत ज़रूरी है। जाओ। शाबाश। जीनत ना चाहते हुए भी इनकार ना कर सकी। वो डरते डरते शेरियार के कमरे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाज़ा खोला तो कमरा बिल्कुल वैसा ही था। हर चीज़ तरतीब से अपनी जगह पर थी। बेड पर एक भी शिकन नहीं थी और मेज़ पर किताबें और फाइलें सलीके से रखी गई थी। इसी मेज़ पर नीली फाइल नजर आ गई थी। उसने जल्दी से फाइल उठाई, लेकिन जैसे ही वो इसका पीर कालीन के कोने में अलिफालजे गया और वो लड़खड़ा गई। इसके हाथ से फाइल छूट गई और वो सीधी मेज पर रखे पानी की जुग से टकराई। शीशे का जुग फर्श पर गिरकर चिकनाचूर हो गया और सारा पानी फाइल और उसके आसपास के कागजात पर फैल गया। जीनत की आंखें खौफ से फैल गईं। फाइल के अंदर मौजूद नक्शे और हिसाबात की स्याही पानी में घुलकर फैलने लगी। पूरी फाइल का सत्यानाश हो चुका था। अल्लाह, अब क्या होगा? वो कांपते हाथों से फाइल को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके कागजात मजीद खराब हो गए। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और शेरियार सिकंदर खुद अंदर दाखिल हुआ। शायद इससे इंतज़ार नहीं हुआ और वो फाइल लेने खुद ही आ गया। कमरे का मंजर देखकर और अपनी सबसे कीमती फाइल की हालत देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। क्या किया तुमने? उसकी आवाज़ किसी जख्मी शेर की धाड़ की तरह थी। ज़ीनत खौफ से कदम पीछे हट गई। मैं गलती से। वो चीखा। तुम्हें अंदाज़ा है तुमने क्या बर्बाद किया? मेरी महीनों की मेहनत, मेरी कंपनी का मुस्तकबिल, सब कुछ इस फाइल में था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे कमरे में नहीं आना। शहरियार का गुस्से से बुरा हाल था। वो अपनी जिंदगी में इतना बेबस कभी महसूस नहीं हुआ था। उसका दिल चाहा वो ज़ैनत का गला दबा दे, लेकिन खुद पर काबू रखे हुए था। उसके चिल्लाने पर ज़ैनत बुरी तरह रोने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। इससे पहले कि शहरियार उसे पकड़ता, वो सीधी अफसाना बेगम के कमरे में घुस गई और उनके पीछे छुप गई। उसका असिस्टेंट शायद वहां से जा चुका था। अफसाना बेगम, जो इस शोर पर परेशान थीं, उठकर बैठीं। ज़ैनत को रोता देखकर घबरा गईं। शहरियार गुस्से से भरा हुआ उनके पीछे आया। इसे मेरे हवाले करें अम्मी। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरे बच्चे को? अफसाना बेगम ने ज़ैनत को अपने पीछे छुपाते हुए कहा। इसने मेरी सबसे अहम फाइल बर्बाद कर दी, शहरियार ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या हुआ? फाइल ही थी ना, दूसरी बन जाएगी। उसके लिए तुम इसे इस तरह से डराओगे? शहरियार माँ के सामने एक बार फिर बेबस हो गया। वो जानता था कि उनकी सेहत के लिए मजीद बहस करना ठीक नहीं है। उसने एक आखिरी गुस्से भरी नज़र ज़ैनत पर डाली, जो सहमी हुई अपनी ममानी सास के पीछे से झांक रही थी। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं ज़ैनत, उसने उंगली उठाकर धमकी दी। आज के बाद अगर तुम मेरे कमरे के आसपास भी नजर आईं तो याद रखना मामला अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। ज़ैनत वहीं खड़ी कांपती रही। आज उसने शहरियार सिकंदर का वो रूप देखा था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। आज उसे यकीन हो गया था कि वो उससे शदीद नफरत करता है, एक ऐसी नफरत जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। फाइल वाले वाक़े के बाद ज़ैनत पर शहरियार का खौफ पूरी तरह तारी हो चुका था। उसने शहरियार की कमरे को अपने लिए ममनुआ इलाका करार दे दिया था। वो गलती से भी उस राहदारी की तरफ नहीं जाती थी जहां उसका कमरा था। शहरियार का रवैया भी पहले से ज्यादा सर्द और बेजार हो गया था।
وہ اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے وہ اس کے وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ یہ لاتعلقی ہی کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ زینت نے اپنا سارا دھیان اپنی شرارتوں سے ہٹا کر شرارتوں کو مزید بہتر بنانے پر لگا دیا، کیونکہ شہریار کی وجہ سے گھر میں اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی۔ اسی لیے وہ اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن کالج میں نکالتی۔ اس کی شکایتیں اب روز کا معمول بن گئی تھیں، لیکن وہ ہر بار افسانہ بیگم کے سامنے رو دھو کر اور جھوٹی کہانیاں سنا کر خود کو بچا لیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اب زینت کے فائنل امتحانات قریب تھے۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی مس نازلی کا سبجیکٹ تھا، جس میں وہ 0/0 تھی۔ مس نازلی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زینت کو اس بار فیل کر کے ہی دم لیں گی۔ ایک دن کالج میں سرپرائز ٹیسٹ رکھا گیا۔ زینت نے حسب معمول کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے اپنی سہیلی ہیرا کی طرف مدد کے لیے دیکھا، لیکن مس نازلی آج ان دونوں کے بیچ میں کسی چیخ کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زینت نے پورے پیپر میں صرف اپنا نام لکھا۔ جب مس نازلی نے اس کا خالی پیپر دیکھا تو ان کا صبر جواب دے گیا۔ کلاس کے بعد انہوں نے زینت کو اپنے آفس میں بلایا۔ زینت، میں تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ ان کے لہجے میں آخری درجے کی بیزاریت تھی۔ تمہیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم صرف دوسروں کا اور اپنا وقت برباد کرنے آتی ہو۔ مس پلیز مجھے ایک آخری موقع دے دیں، زینت نے منت سماجت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں محنت کروں گی۔ لیکن مس نازلی نے اس کی ایک نہ سنی، اور اب وہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے آنے والے شہریار کے غصے سے بچنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور شہریار سامنے کھڑا تھا۔ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی بہادر ہو اور کس حد تک جا سکتی ہو، اور تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں طنز کا زہر بھلا ہوا تھا۔ اس نے زینت کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر ایک طرف رکھا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی لیکن تکلیف دہ نہیں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم میری زندگی میں زبردستی داخل ہو گئی ہو، میرے پیسوں پر پل رہی ہو، میری دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہو، اور بدلے میں کیا کر رہی ہو؟ میری عزت خاک میں ملا رہی ہو۔ میں نے چپ وہ دہاڑا، ایک لفظ بھی نہیں۔ میرے پیسے حرام کے نہیں جنہیں تم اپنی فضول حرکتوں سے برباد کر رہی ہو۔ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے یہ۔ باپ کا تانا زینت کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ شہریار نے اسے روتا دیکھا تو اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ یہ آنسو امی کو دکھانے کے لیے بچا کر رکھو، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد اور بے رحم تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو زینت، جو کچھ میری ماں نے کیا ہے وہ ان کی مجبوری تھی، ان کی سہیلی کی آخری خواہش تھی۔ اسے سیریس مت لینا۔ میں زبردستی کے نکاح کو نہ تب مانتا تھا، نہ اب مانتا ہوں، اور نہ کبھی مانوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، تیزاب تھا جو زینت کی سماعتوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ تم میری بیوی نہیں، صرف ایک ذمہ داری ہو جسے میں کچھ عرصے کے لیے نبھا رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، کوئی ڈگری حاصل کرو، تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ جس دن تم اس قابل ہو جاؤ گی کہ اپنی زندگی خود گزار سکو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لفظ سن کر زینت نے صدمے کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ حیران مت ہو، شہریار نے بے رحمی سے کہا۔ میں اپنی زندگی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ گزاروں گا، ایک ایسی لڑکی جو پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو اور میرے شانہ بشانہ چل سکے۔ تمہاری جیسی کسی احمق، غیر ذمہ دار اور جھوٹی لڑکی کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے زینت کو چھوڑ دیا، جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو جسے چھو کر اس کے ہاتھ میلے ہو گئے ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ زینت کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی رہی سہی امید، اس کا مان، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے کمرے سے نکلی اور سیدھے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ آج تک اسے اتنی ذلت اور بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شہریار نے صرف اسے جھٹلایا نہیں تھا، اس نے اسے یتیم ہونے کا طعنہ دیا تھا، اس پر کیے گئے احسانات جتائے اور اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ وہ ساری رات روتی رہی، لیکن جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا بے بسی نہیں تھی، وہاں ایک ضد تھی، ایک فیصلہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہریار سکندر کو دکھائے گی کہ وہ احمق نہیں،
वो पढ़ेगी। दिन रात एक करके पढ़ेगी, वो डिग्री हासिल करेगी, अपने पैरों पर खड़े होगी और फिर इसके मुंह पर इसका एहसान मारकर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। इसे शेरयार सिकंदर की तलाक की जरूरत नहीं थी। इसे अब इस शख्स से आज़ादी चाहिए थी। आज से इसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा था, एक ऐसा बाब जिसका उन्वान था शेरयार सिकंदर से इंतकाम। इस रात के बाद जीनत वो जीनत नहीं रही। इसके अंदर की शौख और चंचल आलिफा वाली लड़की कहीं गहरी नींद सो गई और उसकी जगह एक संजीदा परजम और खामोश लड़की ने ले ली थी। शेरयार के अल्फाज इसके लिए ताज़ियाना साबित हुए थे। उसने शेरयार से बातचीत मुकम्मल तौर पर तय कर दी थी। वो अब इसके सामने भी नहीं आती थी। वो सुबह सवेरे उठती, कॉलेज जाती और वापसी पर सीधा अपने कमरे में बंद हो जाती। इसकी इस तब्दीली को सबसे पहले अफसाना बेगम ने महसूस किया। जीनत बेटा, क्या बात है? तुम आजकल बहुत खामोश रहती हो। तबीयत तो ठीक है? जी आंटी, मैं ठीक हूँ, बस इम्तिहानात करीब हैं, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ। जीनत ने मुख्तसर जवाब दिया। कॉलेज में भी सब इसकी तब्दीली पर हैरान थे। वो अब न किसी से मजाक करती, न किसी को तंग करती। वो सब से अलग थलग लाइब्रेरी में किताबों में सर दिए बैठी रहती। मिस नाज़ली, जो इससे सबसे ज्यादा तंग थी, वो भी उसकी खामोशी और संजीदगी पर हैरान थी। जीनत के लिए ये सब आसान नहीं था। इसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन जब भी इसका ध्यान भटकता, उसे शेरयार के वो बेरहम अल्फाज याद आ जाते। तुम्हारी जैसी किसी अहमक से शादी नहीं करूंगा। ये अल्फाज इसके ईंधन का काम करते और वो दागिनी मेहनत से पढ़ने लगी। इसकी मेहनत रंग लाई। जब फाइनल इम्तिहानात का नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। जीनत ने न सिर्फ कॉलेज में टॉप किया बल्कि पूरे बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। मिस नाज़ली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने जीनत को अपने ऑफिस में बुलाकर मुबारकबाद दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जीनत, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। शुक्रिया मिस। जीनत के लहजे में कोई खास खुशी नहीं थी, बस एक सपाटपन था। जब यह खबर घर पहुंची तो अफसाना बेगम की तो खुशी की कोई इंतहा ना रही। उन्होंने तो पूरे घर में मिठाई बांटी। शेरयार भी इस वक्त घर पर ही था। उसने जब इंजल साना तो इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात अलिफाबेरी, लेकिन इसने जीनत से आकर कुछ नहीं कहा। उसकी यह खामोशी जीनत के लिए उसकी किसी भी तारीफ से बढ़कर थी। इसे लगा जैसे इसने अपनी पहली जंग जीत ली। इस शानदार रिजल्ट की बुनियाद पर जीनत को मालूक की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। अब उसकी जिंदगी का एक नया मरहला शुरू होने वाला था। यूनिवर्सिटी का माहौल कॉलेज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ कोई इसके माजी से नहीं जानता था। वो अपनी पढ़ाई पर पूरे तवज्जो देती और जल्द ही इसका शुमार यूनिवर्सिटी के ज़हीन तरीन तालिब इल्म में होने लगा। यहाँ उसकी दोस्ती आमिर से हुई। आमिर एक मुतवस्सित तबक से ताल्लुक़ रखने वाला खुश अखलाक और ज़हीन लड़का था। वो अक्सर पढ़ाई में जीनत की मदद करता और उसका बहुत ख्याल रखता। जीनत जो हमेशा से तवज्जो और मोहब्बत की भूखी थी, इसे आमिर की ये फ़िक्र और एहसास बहुत अच्छा लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे पसंद करने लगी। उसे लगा कि आमिर ही वो शख्स है जो उसे समझता है और उसकी कदर करता है, लेकिन वो आमिर की असलियत से बेखबर थी। आमिर एक इंतहाई लालची और मौका परस्त इंसान था। उसने जब जीनत को पहली बार महंगी गाड़ी से उतरते और ब्रांडेड कपड़ों में देखा तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी अमीर घराने से है। उसने एक मंसूबा बनाया कि वो जीनत को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाएगा और इससे शादी करके इसकी दौलत पर कब्जा कर लेगा। वो बज़ाहिर इसका बहुत एहसास करता था, इसकी तारीफ करता, इसे यकीन दिलाता कि इससे सच्ची मोहब्बत करता है। जीनत इसके झूठे जाल में बारी तरह से फंस चुकी थी। इसे आमिर की सूरत में अपनी
जिंदगी का वो साथी नजर आने लगा जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखती थी। वो शेरयार सिकंदर के दिए हुए जख्मों का मरहम आमिर की मोहब्बत में तलाश कर रही थी। इसे एहसास ही नहीं था कि वो एक दिल से निकलकर दूसरे और ज्यादा गहरे दिल में गिरने जा रही है। एक दिन आमिर ने इसे कहा कि जीनत, हम कब तक इस तरह छप कर मिलते रहेंगे? मैं तुम्हारे घर वालों से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूं। ये सुनकर जीनत घबरा गई। इसे अपने और शेरयार के रिश्ते के बारे में कैसे बताती? इसने बहाना किया, अभी नहीं आमिर, अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। आमिर ने बज़ाहिर समझदारी से सर हिलाया, लेकिन इसके दिल में लालच की आग मजीद भड़क अलिफाटे थी। वो जल्द से जल्द अपने मंसूबे को कामयाब करना चाहता था। वक्त गुजरता जा रहा था और जीनत आमिर की मोहब्बत के जाल में मजीद उलझती जा रही थी। वो अक्सर यूनिवर्सिटी के बाद साथ वक्त गुजारते, कभी पार्क में तो कभी किसी कैफे में। जीनत को इसकी सोबत पर सुकून मिलता, एक ऐसा सुकून जो उसे सिकंदर ओला की पुरतमकनत दीवारों में कभी नसीब नहीं हुआ। एक दिन आमिर ने जीनत को शहरी एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मदऊ किया। आज मेरे सालगिरह है, उसने झूठ बोला था, और मैं ये दिन सिर्फ तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं। जीनत इसकी बात टाल ना सकी। उसने अफसाना बेगम से अपनी दोस्त के घर ग्रुप स्टडी का बहाना किया और आमिर के साथ चली गई। इत्तेफाक से इसी रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन में शेरयार सिकंदर अपने गैर मालिकी क्लाइंट्स के साथ एक अहम मीटिंग कर रहा था। उसकी मीटिंग अभी खत्म हुई ही थी और उसके क्लाइंट्स जा चुके थे। वो भी वहां से निकलने का सोच रहा था कि इसकी नज़र रेस्टोरेंट के मैन हॉल में बैठी जीनत पर पड़ी। एक लम्हे के लिए तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन ही नहीं आया। जीनत एक अजनबी लड़के के साथ बैठी हंस कर बातें कर रही थी और इस लड़के ने इसका हाथ थाम रखा था और जीनत ने इसे मना भी नहीं किया। ये मंजर देखकर तो शेरयार के तेना बेदिन में आग लग गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ले। उसकी बीवी इसके निकाह में होते हुए किसी गैर मर्द के साथ इस तरह सरनाम, जो इसकी गैरत पर बराह रास्त हमला था। वो अपनी जगह से अलिफाटे और लंबे लंबे कदम उठाता उसकी मेज की तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर ऐसे वहशियाना तासुरात थे कि आसपास के लोग भी इसे खौफ से देखने लगे। जीनत, इसकी गरजदार आवाज पर जीनत और आमिर दोनों ने चौंक कर देखा। शेरयार को अपने सर पर खड़ा देखकर जीनत का रंग फैक हो गया। आप यहाँ? शेरयार ने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए आमिर को घूरा। कौन हो तुम? और मेरी बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? आमिर इस बारो शख्स को देखकर घबरा गया। मैं आमिर हूँ, उनका क्लास फेलो। तो क्लास फेलोज इस तरह हाथ पकड़कर बैठते हैं? शेरयार ने तंज किया। उसने जीनत का बाजू सख्ती से पकड़ा। अलिफाटे हो यहाँ से, छोड़े मुझे। जीनत ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। आपको कोई हक नहीं है मेरे साथ जबरदस्ती करने का। हक? मैं तुम्हें बताता हूं मेरा हक से जबरदस्ती। वहां से घसीटता हुआ बाहर ले आया। आमिर तो डर के मारे अपनी जगह से हल भी ना सका। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा थी। घर पहुंचते ही शेरयार उसे खींचता हुआ इस के कमरे में ले गया और गुस्से से उसे बेड पर धक्का दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो देवड़ा मेरे नाम पर होते हुए तुम इस आवारा लड़के के साथ अफेयर चला रही हो? जीनत को भी आज गुस्सा आ गया। इसके अंदर का सारा दबा हुआ लावा फट पड़ा। अब मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? आप ही तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आप ही ने तो कहा था कि अपनी जिंदगी जियो ताकि मैं तुम्हें तलाक दे सकूं। तो अब क्यों तकलीफ हो रही है? वो रोते हुए चीखी। हाँ, मैं आमिर से मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि वो आपकी तरह जालिम और बेरहम नहीं। वो मेरी इज्जत करता है
मुझे समझता है। मोहब्बत, शेरयार ने तंजना कहा लगाया। मेरी बीवी होकर किसी और से मोहब्बत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने अलमारी से इसके सारे कपड़े निकालकर फर्श पर फेंक दिए। आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, तुम इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। जीनत दरवाजा पीटती रही, चलाती रही, लेकिन बेसूद। आज शेरियार सिकंदर ने इसे बता दिया कि चाहे वो इसके निकाह को माने या ना माने, इसे अपनी मलकत समझता है, और ऐसी मलकत जिस पर वो किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीनत को कमरे में बंद करने के बाद शेरियार सीधा अपनी माँ अफसाना बेगम के पास गया। वो इस वक्त तक रेस्टोरेंट वाले वाक़ये से बेखबर थी और अपने कमरे में आराम कर रही थी। अम्मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शेरियार का लहजा संजीदा और फैसला कुन था। अफसाना बेगम उठकर बैठ गई। क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने फैसला कर लिया, शेरियार ने कहा। मैं जीनत से रास्ती करना चाहता हूं। अब जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दी। ये सुनकर तो अफसाना बेगम की आंखों में खुशी चमक गई। सच, अल्लाह का शुक्र है, तुमने आखिरकार सही फैसला कर लिया। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक मसला है, शेरियार ने कहा। जीनत इसके लिए राजी नहीं होगी। क्योंकि वो क्यों राजी नहीं होगी? अफसाना बेगम हैरान हुई। वो किसी और लड़के को पसंद करती है, शेरियार ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अब फिक्र ना करें, मैं इसे मिला लूंगा। अब बस तैयारी करें। अफसाना बेगम को कुछ शक तो हुआ, लेकिन वो बेटे के फैसले पर इतनी खुश थी कि उन्होंने ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। अगले दिन अफसाना बेगम जीनत के कमरे में गई। शेरियार ने इसके लिए दरवाज़ा खोला था। जीनत बेड पर बैठी रो रही थी और उसकी आंखें सूजी हुई थी। अफसाना बेगम ने इसे प्यार से गले लगाया। क्यों रो रही है मेरी बच्ची? उन्होंने जीनत के सर पर हाथ फेरा और फिर खुशी से बताया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। शेरियार ने रख्ती का फैसला किया है। अब तुम हमेशा के लिए इस घर की मालिकन बन जाओगी। ये सुनकर जीनत ने सदमे से उनकी तरफ देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही हो बेटा? अफसाना बेगम शशदर रह गई। निकाह तो तुम्हारा हो चुका, अब राख्ती से मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझे एक बोझ समझता है, जीनत ने रोते हुए कहा, जो हर वक्त मुझे जलील करता रहता है और मुझ पर एहसान जताता है। अब अपने बेटे से कही वो मुझे तलाक दे दे। मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैं आमिर से शादी करूंगी। कमरे के बाहर खड़ा शेरियार ये सब कुछ सुन रहा था। जीनत के मुंह से तलाक और आमिर का नाम सुनकर उसका खून खोल उठा। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। जैसे ही अफसाना बेगम अफसुर्दा होकर कमरे से बाहर गई, शेरियार अंदर दाखिल हुआ और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। इसे देखकर जीनत घबरा गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? शेरियार धीरे धीरे चलता हुआ इसके करीब आया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तो तुम मुझसे तलाक चाहती हो? इस 2 टके के लड़के के लिए? वो 2 टके का नहीं है, जीनत ने हिम्मत करके कहा। अच्छा, शेरियार ने तंजना मुस्कुराहट के साथ कहा। शराफत से राख्ती के लिए हाँ कर दो जीनत, इसी में तुम्हारी भलाई है। कभी नहीं, जीनत ने नफरत से कहा। अब जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती? वो हंसा, एक सर्द हंसी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हारा शौहर हूं। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त, इसी लम्हे तुम पर अपना हक जता सकता हूं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो इस पर झुका।
उसकी सांसें जीनत के चेहरे से टकरा रही थी। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसा जहन्नम बना दूंगा कि तुम रोज मौत की दुआ मांगोगी। ये खुली धमकी थी। जीनत इसकी कारबुत और उसके अल्फाज की दहशत से कांप गई। सोच लो जीनत, इसने आखिरी बार कहा, आ तो शराफत से दुल्हन बनूं, आ फिर मेरी जिद का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो कमरे का दरवाजा खोल कर चला गया। जीनत वहीं बेड पर गिरकर सिसकने लगी। इसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ शेरियार की धमकी थी और दूसरी तरफ आमिर की मोहब्बत का भरम। उसने फैसला कर लिया, वो शेरियार के आगे नहीं झुकेगी और वो इसकी कैद से भाग जाएगी। शेरियार की धमकी के बाद जीनत को लगा जैसे इसके गिर्द घेरा तनाव हो गया है। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। उसने किसी तरह मुलाजमा से छपकर फोन हासिल किया और आमिर को कॉल की। आमिर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोते हुए ने इसे सारी सूरत हाल बताई। शेरियार की धमकी और जबरदस्ती रास्ती की बात क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई? आमिर ने फोन पर झूठी हमदर्द और गुस्सा दिखाया। तुम फिक्र मत करो जीनत, मैं तुम्हें इस जहन्नम से निकाल लूंगा और हम यहां से भाग जाएंगे। भाग जाएंगे? कहाँ? जीनत घबराई। मैंने सब इंतजाम कर रखा है। आमिर ने इसे तसल्ली दी। शहर के बाहर मेरा एक छोटा सा फ्लैट है। तुम आज रात किसी तरह घर से बाहर निकलो। मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूं, तुम वहां पहुंचो, मैं वहीं मिलूंगा। इसके बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जीनत के पास इस पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो शेरियार के साथ रहने के बजाय मर जाना बेहतर समझती थी। रात के अंधेरे में जब हवेली के सब लोग सो चुके, जीनत ने अपना छोटा सा बैग लिया और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली। वो किचन की पिछली खिड़की से, जो अक्सर खुली रह जाती थी, बाहर निकली और दीवार फलांकर सड़क पर आ गई। इसका दिल खौफ और एक अनजानी आजादी के एहसास से धड़क रहा था। उसने टैक्सी ली और आमिर के बताए हुए पते की तरफ रवाना हो गई। वो नहीं जानती थी कि एक गाड़ी कुछ फासले पर उसकी टैक्सी का पीछा कर रही है। शेरियार सिकंदर इतना बेवकूफ नहीं था कि इसे कमरे में बंद करके मुतमईन हो जाए। उसने जीनत पर नजर रखने के लिए अपने काबिल एतमाद आदमी को लगा दिया था। जैसे ही इसे जीनत के भागने की इत्तला मिली, वो खुद इसके पीछे निकल पड़ा। इसे गुस्सा भी था और एक अजीब सी फिक्र भी। जीनत जब आमिर के बताए हुए फ्लैट पर पहुंची तो वो एक वीरान और पुरानी इमारत थी। इसे कुछ अजीब लगा, लेकिन आमिर पर भरोसा करके वो ऊपर चली गई। फ्लैट का दरवाजा खुला था। आमिर अंदर उसका इंतजार कर रहा था। तुम आ गई, आमिर ने इसे देखकर कहा, लेकिन इसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो वो हमेशा दिखाता था। आज वहां एक अजीब सी भूख और लालच थी। ये कैसी जगह है आमिर? जीनत ने घबराकर पूछा। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, बेहतरीन जगह है, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा और जीनत की तरफ बढ़ा। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया जीनत, और तुम्हारे दौलत का भी। दौलत? जीनत शशदर रह गई। हाँ दौलत, वो हंसा। तुम शेरियार सिकंदर की बीवी हो ना, करोड़ों की वारिस। मैंने सोचा क्यों ना इस दौलत का कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाए। और इससे पहले कि जीनत कुछ समझती, इसने इसे पकड़ने की कोशिश की। जीनत चीखी और पीछे हटी। दूर रहो मुझ से, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो तुम्हारे साथ किस्मत ने किया है। वो इसकी तरफ बढ़ा। आज रात तुम यही रहोगी मेरे साथ। सुबह हम तुम्हारे शौहर से तुम्हारी रिहाई की कीमत मांगेंगे। वो जीनत पर झपटने वाला था कि फ्लैट का दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूटकर अंदर गिरा और सामने शेरियार सिकंदर खड़ा था।
इसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। वो अंदर आते ही आमिर के मुंह पर एक जोरदार माकुआ मारा और आमिर फर्श पर गिर पड़ा। शेरियार ने इसे बालों से पकड़कर उठाया और इसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? जीनत खौफ से कांपती हुई दीवार से लगी ये सब देख रही थी। शेरियार ने आमिर को उदेमावा करके पुलिस के हवाले कर दिया जो इसके साथ ही आई थी। फिर वो जीनत की तरफ मारा। इसका सारा गुस्सा इसकी तरफ मुंतकिल हो गया था। इस लड़की की खातिर तो मुझे ठुकरा रही थी। इस धोखेबाज के लिए तुम घर से भागी थी। देख लिया इसका असल रूप। जीनत फूट फूट कर रोती। अब मुझे हर वक्त डांटते थे, मुझे जलील करते थे। वो मुझसे प्यार करता था। मैं तुम्हें इसलिए डांटता था ताकि तुम पढ़ो, कुछ बनूं। शेरियार ने पहली बार नरमी से कहा, ताकि तुम दुनिया को समझ सको और इस जैसे गधों को पहचान सको। मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांटता था कि तुम ये सब करो। इसकी आवाज मैं गुस्से के साथ साथ एक गहरी फिक्र और अपनायत थी। जीनत ने पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए नफरत के अलावा कुछ और देखा। मुझे मुआफ कर दी, वो ससकते हुए बोली। शेरियार ने गहरी सांस ली और इस के करीब आकर उसके कंधों पर अपना कोट डाल दिया। चलो घर चले। इस रात उनके दरमियान के सारे शिकवे, गिले और गलत फहमियां दूर हो गई। जीनत को एहसास हुआ कि शेरियार की सख्ती के पीछे उसकी फिक्र छुपी थी और शेरियार को एहसास हुआ कि इसका तरीका गलत था। कुछ हफ्तों बाद सिकंदर ओला में धूमधाम से उनकी राखती हुई। जीनत जब सुर्ख जूड़े में इस के सामने आई तो शेरियार ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा। आज तुम वाकई मैं मेरी दुल्हन लग रही हो। जीनत, शेरियार, सिकंदर और जीनत की कहानी की शुरुआत नफरत और मजबूरी से हुई थी, लेकिन अंजाम मोहब्बत और इफ़हाम-ओ-तफ़ानियम पर हुआ।